हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ देखिएगा, परासरण तथा विसरण में अंतर। परासरण और विसरण में अंतर आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, परासरण क्या होता है? जब किसी विलायक में विलेय को डाला जाता है और विलेय जो है तैरने वाली गति के रूप में विलायक में फैलता है, तैरता हुआ, चाहे ऊपर तैर रहा हो चाहे विलायक के अंदर तैर रहा हो। तो तैरते हुए जो फैलाव करता है उसको हम जो है परासरण कहते हैं। और विलायक में विलेय को डालने के बाद विलेय पूरी तरह से पूरे विलायक में फैल जाता है, तो उसको जो है हम विसरण कहते हैं। अर्थात जो है, यूं समझ लीजिए जैसे आप तेल डाल दिए पानी के अंदर, तो वह जो है उसमें पूरी तरह से घुलता नहीं है, इधर उधर तैरता हुआ प्रतीत आता है, अंदर तैर रहा हो या ऊपर। और अगर पानी में आप रंग को डाल देते हैं तो रंग पूरी तरह से पानी के अंदर फैल जाता है, तो वह प्रक्रिया जो है विसरण के रूप में हो जाती है। और पानी में जो तेल आप डाल देते हैं वह तैरते हुए स्थिति में पूरे द्रव में फैलता है, वह जो है परासरण की स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो अब इन दोनों में अंतर के रूप में आप देखिएगा कि अंतर कैसे प्रकट किया जा रहा है। परासरण में केवल विलायक के अणु एक दिशा में गति करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि परासरण की क्रिया में विलायक के अंदर जो जो विलायक है वह एक ही दिशा में गति करता है। जैसे मान लिया पानी के ऊपर तेल पड़ा, तो जिधर तेल जो है बह रहा है उसी साइड में उसमें का द्रव जो है बहाव ले रहा है। अच्छा, विसरण में विलेय तथा विलायक दोनों के अणु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे पानी में आपने रंग को डाला तो रंग जहां गिर रहा है उस जगह के क्षेत्र से फिर वह रंग फैलकर जिस क्षेत्र में जाता है वहां का द्रव उस क्षेत्र में चला जाता है। तो मतलब एक क्षेत्र से चल करके दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। मतलब रंग यहाँ पर आप डाले, अब यहाँ से अगर मान लिया ऊपर से धक्के से गया है रंग ऊपर की परत पर, तो धक्का पाकर जितनी दूरी वह आगे बढ़ रहा उतनी दूरी वहां का द्रव भी जो है आगे की तरफ बढ़ रहा, अर्थात क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। अब फिर यहाँ परासरण केवल द्रव में होता है, और यहाँ बताया जा रहा है कि परासरण केवल द्रव में होता है, क्योंकि द्रव गीला पदार्थ है, द्रव के ऊपर ही वस्तुएं तैर सकती है। विसरण ठोस, द्रव और गैस तीनों में हो सकता है, लेकिन विसरण की क्रिया जो है ठोस में भी हो सकता है। जैसे लोहा है, एक साइड से गर्म करिए तो गर्मी दूसरे साइड भी पहुंच जाती है। और द्रव, द्रव पानी है, पानी को एक साइड से अगर पानी को एक तरफ से अगर गर्म करिए तो दूसरा तरफ भी गर्म हो जाता है। एक तरफ जैसे रंग डाल रहे हैं तो फैल करके दूसरे साइड में भी चला जाता है। गैस, गैस है, जैसे मान लिया सिलेंडर में गैस भरी हुई है, तो गैस जो है हर साइड में जा सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि क्या बोलता है, खाना बनाने वाले गैस, गैस जो है कभी खुल जाता है तो वायुमंडल में क्या है, ऑक्सीजन गैस है, तो वह पेट्रोलियम गैस जो है इस वायुमंडल में जो है फैलने लगता है। तो फैलने लगता है, जैसे गैस खुल जाता है कहीं, तो खुला हुआ गैस का दुर्गंध जो है हमको सुनाई देता है और मतलब प्रतीत होता है। तो प्रतीत होता है, तो इसका मतलब क्या है कि गैस में भी जो है विसरण प्रक्रिया होती है, मतलब तेजी से फैलाव होता है। अब यहाँ जो है परासरण की क्रिया
उदाहरण दिया जा रहा है कि किन पदार्थों में विशेष रूप से होती है। तो जैसे किशमिश को जल में रखने पर वह फूल जाती है। किशमिश को अगर जल में हम डाल दें तो वह फूलने लगता है। देखिए चना को भी आप जल में डाल देते हैं तो फूलने लगता है। उदाहरण यहाँ दिया जा रहा, पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जल में डालने पर पूरा जल रंगीन हो जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट तो आप साधारण रूप से अपने आसपास देखने को पाते नहीं है, लेकिन रंग तो आपके आसपास मिलता ही है। जैसे रंग हो या स्याही हो, आप जो है उसको जल में अगर डालें तो तुरंत पूरा जल जो है रंगीन हो जाता है। तो इस तरह से जो है विसरण के एग्जाम्पल ये हो गए, परासरण के ये हो गए। अच्छा।